कक्षा 10 गणित। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.2 को। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम विभाजन सूत्र के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। विभाजन सूत्र में होगा क्या, कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा, उनसे एक रेखाखंड खींचेंगे। अब यहाँ पे उस रेखाखंड को जिस भी अनुपात में आपको विभाजित करना है और जो भी अनुपात में आप विभाजित करेंगे, एक आपको बिंदु प्राप्त होगा और एक बिंदु का आप निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे, है ना। वो ज्ञात करेंगे आप विभाजन सूत्र से। आइए इसको हम लोग विभाजन सूत्र को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए विभाजन सूत्र का देखिए फार्मूला तो यही है, ये आया किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। देखिए ए बी एक रेखाखंड है जो कि कार्तीय तल पर ही खींचा गया है। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ए वाई अक्ष है। अब यहाँ पे दो बिंदु हैं ए बी, इनसे एक रेखाखंड खींचा गया है। जो यहाँ पर ए बी रेखाखंड है, इसको यहाँ पर एक बिंदु पी है जो क्या कर रहा है ना कि इस रेखाखंड को M1 और M2 इन दो अनुपातों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ए बी रेखाखंड था, यहाँ पे जो बिंदु P है, यहाँ पे इस रेखाखंड ए बी रेखाखंड को M1 और M2 दो अनुपातों में इसे विभाजित कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु का निर्देशांक आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई माना गया है और बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 माना गया है और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 माना गया है। बिंदु A और B का भी निर्देशांक लिखा गया है और बिंदु P का भी आपको निर्देशांक लिखा गया है, जो क्या करेगा ए बी रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर जो बिंदु P का निर्देशांक लिखा गया है, जो कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कामा, यह जो यहाँ पे यह भुज है, जो बिंदु P है इसका यह x का वैल्यू लिखा गया है भुज, और इसका कोटि जो है y बराबर, यह आपको क्या मिला है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इस फार्मूले का हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अब इसको प्राप्त किस प्रकार से किया गया है, देखिए यहाँ पर आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। जब इसको आप ग्राफ पेपर पर बनाते ना, जो यह आकृति है, इसको आप ग्राफ पेपर बनाते तो यहाँ पे सभी भुजाएं, यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, यह वाली भुजा भी समांतर है आपस में, है ना। यह वाली भुजा इस भुजा के भी साथ साथ समांतर है। यहाँ पर यह दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब देख लीजिए यह वाला जो कोण रहेगा, अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया है ना, तभी यहाँ पर बिंदु P के आप निर्देशांक ज्ञात किए हैं। देखिए यह कोण 90 अंश, इस त्रिभुज में भी यह कोण 90 अंश। अब देख लीजिए यह वाला जो कोण है और यहाँ पर जो यह वाला कोण है, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, संगत कोण। देखिए यहाँ पर जो AQ भुजा है और जो यहाँ पे PC भुजा है, यह दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। एक यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, यहाँ पे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अभी साथ साथ अब जब इस वाले कोण को और यदि इस वाले कोण को हमें बराबर बताना है, इन दोनों कोणों को हम किस प्रकार से बराबर बताएंगे। जो यह वाली भुजा है और यह वाली जो भुजा है, यह आपस में समांतर है। जो यहाँ पे PS है और यहाँ पे BT है, यह भी आपस में समांतर है। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यहाँ पर यह 90 अंश कोण इस कोण के बराबर। तो यहाँ पे जो त्रिभुज PAQ है, वह यहाँ पे BPC, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं, साथ साथ संगत भुजाएं समान अनुपात में रहती हैं। यहाँ पर एंगल 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 समरूपता का कसौटी लग रहा है ना, या फिर नियम समझ लीजिए, एंगल एंगल एंगल। यहाँ पे तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज जो बन रहा है PAQ और यहाँ पे BPC, यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ना। और यहाँ पर लिखा भी गया है, तो इनके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है PA बटा BB, तो यहाँ पे PA यह वाली भुजा यहाँ पे इस वाले भुजा के यहाँ पे समान अनुपात में हो जाएगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यह वाली भुजा इस भुजा के, इसको अंश में रख दिया गया है, इसको हर में रख दिया गया है। अब फिर AQ को लिखा गया, ठीक, AQ के लिए हो जाएगा यहाँ पे PC, इसको हर में रख दिया गया और फिर पहले और लास्ट को लेंगे। ठीक है, एक बार तो यहाँ पर PQ और यहाँ पे हर में BC है। यहाँ पे संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गई। अब यहाँ पे AQ का वैल्यू क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे यदि AQ की हम बात करें तो इसका इस भुजा की लंबाई कितना है, देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो O से लेकर S तक की दूरी है, आप यहाँ से देख लीजिए, इस बिंदु का निर्देशांक है x और y, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है x और यहाँ पर A का निर्देशांक है x1 y1, यहाँ तक लंबाई है x। तो x में से आप क्या कर देंगे, यदि x1 को घटा देंगे ना, x में से आप x1 को घटा देंगे तो आप यह वाली लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। उसी प्रकार से यदि इसी PQ की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यह लंबाई यहाँ से यहाँ तक y है ना, यहाँ पर लिखा गया है, इसका निर्देशांक है। जो यहाँ पे क्षैतिज लंबाई रहती है वह x अक्ष दर्शाता है और जो ऊर्ध्वाधर लंबाई रहती है वो y का निर्देशांक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है PS है y, तो यहाँ पे और यहाँ पे QS कितना है, y1 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा y में से क्या कर देंगे, y1 को घटा देंगे, यह आपका हो गया PQ। उसी प्रकार PS की लंबाई क्या होगी, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2,
यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ तक क्या है x। तो यहाँ पर यदि PC की लंबाई आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x2 में से x को घटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे PC का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। उसी प्रकार से अब BC का वैल्यू यदि ज्ञात करना रहेगा तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ये y, ठीक है, यहाँ पर ये y2 है, ठीक है, BT यह पूरी लंबाई y2 है और यहाँ C तक की लंबाई यहाँ पर y का y है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 ऋण यहाँ पे y। इसी प्रकार से इन भुजाओं की भी लंबाई आप ज्ञात कर पाएंगे। सबका यहाँ पर ज्ञात हो गया। और यहाँ पे जो PB है इसको M2 नामकरण कर दिया गया है और जो यहाँ पे AP है इसको M1 नामकरण कर दिया गया। तो यहाँ पे संगत भुजाओं को यहाँ पर साथ में लिख दिया गया, ठीक है। जो AQ है वो हमने बताया कितना है, x माइनस x1, इसको लिख दिया गया। और जो यहाँ पे PC है इसको यहाँ पे x2 माइनस x लिख दिया गया और PQ को यहाँ पे y ऋण y1 लिख दिया गया और BC को y2 ऋण y लिख दिया गया। इस प्रकार से लिखने के बाद अब जो यहाँ पर नामकरण कर दिया गया था ना PA का, जो PA है उसको M1 नामकरण कर दिया गया और जो BP है इसको M2 नामकरण कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर PA के स्थान पर M1 और यहाँ पे BP के स्थान पर M2 और उसी प्रकार से AQ के स्थान पर x ऋण x1 यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया। और यहाँ पे हर में क्या है PC, तो PC का वैल्यू है यही x2 माइनस x रख दिया गया और यहाँ पर PQ का वैल्यू यह ज्ञात किया गया y ऋण y1 और यहाँ पे BC का वैल्यू है यहाँ पे y2 ऋण y। अब यहाँ पर तीनों अनुपात आपस में बराबर है। जब इन दोनों को आप बराबर लेंगे ना, इन दोनों अनुपातों को बराबर करेंगे और फिर इसको आप हल करेंगे। यहाँ पे गुणा भाग कर लेंगे, यहाँ पे हर में है इसको गुणा कर देंगे, अंश में चला जाएगा, यह भी हर में है तो इसको अंश में कर देंगे। फिर इसी प्रकार से गुणा भाग करके यहाँ पे पक्षांतर करके आप सिंपल x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब आपको x का वैल्यू यह ज्ञात होगा, है ना। और फिर जब एक बार इस अनुपात को और इस अनुपात को साथ में लेंगे, है ना, यहाँ पर साथ में लिया गया है और इसको पक्षांतर करके जब आप हल करेंगे ना तो y का वैल्यू आपको सिंपल यह प्राप्त होगा। अब आगे लिखा गया है कि अतः दो बिंदुओं, A बिंदु है एक B बिंदु है। यहाँ पे A बिंदु का निर्देशांक है x1 y1 और B बिंदु का निर्देशांक है x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को यदि m1 बटा m2, ठीक है, ये अनुपात है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y के निर्देशांक हैं। इस बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमने x y माना था उसका निर्देशांक क्या आपको प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ। यह आपका भुज है जो x बराबर है, यही हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर यह x का वैल्यू यह ज्ञात होगा और y का वैल्यू सिंपल यह ज्ञात होगा, ठीक है। अब इसको सिंपल आप याद में रखेंगे कि यहाँ पे जो x है, x बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, m1 x2 प्लस m2 x1 हर में m1 प्लस m2 और जो y है, y का वैल्यू क्या आपको ज्ञात हो रहा है, यह बिंदु P का निर्देशांक है जो क्या करेगा, AB रेखा, जो भी रेखाखंड रहेगा उसको m1 बटा m2 अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। और तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और हर में है m1 प्लस m2। केवल आप इसको याद में रखेंगे, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। और चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिए गए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए, यहाँ पे ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें चलिए उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग सिंपल ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लोग x और y मान लेते हैं और उसको हम लोग विभाजन सूत्र पे अप्लाई कर देंगे। और एक बात हम यहीं पे लिख देते हैं कि यह आपका x1 का वैल्यू दे दिया गया है, यह आपका y1 का वैल्यू दे दिया गया है, यह x2 का वैल्यू दे दिया गया है, यह आपको y2 का वैल्यू दे दिया गया है, यह आपको m1 दिया गया है, यह आपको m2 दिया गया है ना। इन सबको हम नोट करते हैं, लिखते हैं, माना बिंदु का निर्देशांक x, y है, तब दिया गया है हमें, हमने आपको दिखाया कि आपको x1 का वैल्यू जो आपको दिया है प्रश्न में, दो बिंदु दे दिए गए हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का वैल्यू ऋण 1, x1 का वैल्यू ये हो जाएगा और y1 का वैल्यू, ठीक है, जो आपको बिंदु पहला बिंदु आपको दिया था ऋण 1 7, तो यहाँ पे x1 का यह वैल्यू और जो 7 हो जाएगा यह हो गया आपको y1 का वैल्यू, कामा, और जो दूसरा बिंदु दे दिया गया है उसका यहाँ पे जो भुज है वो है x2 बराबर उसका वैल्यू है 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझने के लिए केवल हम दोनों बिंदुओं को लिख देते हैं। आपको दोनों बिंदु दे दिए गए थे ऋण 1 7 और यहाँ पे दूसरा बिंदु दे दिया गया था कि जिन दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड प्राप्त हो रहा था, एक बिंदु यह था और दूसरा आपको दे दिया गया था 4 कामा ऋण 3 दे दिया गया था। यह केवल समझने के लिए है ना। तो इसी को हमने बताया था कि यह आपका
x1 है और यह y1 है और यह आपका x2 है और यह आपका y2 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं y2 बराबर यहाँ पे आपको ऋण 3 दे दिया गया है। यह दिया हुआ है तथा आपको जो अनुपात दे दिया गया है, हमने बताया था कि m1 का वैल्यू आपको 2 दे दिया गया है, कामा m2 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3, 2:3 में आपको बोला था। अब लिख देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र लगाते हैं और x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। x के लिए पहले क्या था, इस प्रकार से m1 और x2, आप इसको इसी प्रकार से याद करेंगे, m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1 और हर में रहेगा m1 प्लस यहाँ पे m2, m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1 और हर में रहेगा m1 प्लस m2। चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे और सिंपल x का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। m1 का वैल्यू आपको 2 दे दिया गया है और यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, 2 गुणते 4 हो गया, प्लस m2 का वैल्यू है 3 गुणते x1 का वैल्यू कितना है, ऋण 1, ऋण 1 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। m1 प्लस m2 क्या है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो गया। इसको और हल करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत चिन्ह गुणा होगा, ऋणात्मक ही चिन्ह आपको प्राप्त होगा, 3 एकम 3 और हर में 3 2 5 है, यहाँ पे 5 3 8 होता है, मतलब यहाँ पे 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा, 5/5 आपको 1 प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पे x है इसका वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। चलिए कामा इसी प्रकार से आप सिंपल y का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। केवल यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 के स्थान पर आपको y2 y1 प्रतिस्थापित करना है। चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ पे m1 रहेगा और y2 हो गया, प्लस यहाँ पे m2 और यहाँ पे y1 और हर में m1 प्लस यहाँ पे m2 रहेगा। सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। m1 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 2 और आपको y2 का वैल्यू आपको दे दिया गया है ऋण 3, प्लस हो गया m2 का वैल्यू कितना है 3 गुणते और y1 का वैल्यू क्या है 7 और हर में इनको जोड़ना है तो प्लस 3 कर देना है। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा, 3 दूना 6 मिलेगा और यहाँ पे धन 7 3 21 मिला और हर में 3 दूना मतलब 3 और 2 5 हो गया। आगे लिखते हैं y बराबर, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 21 में से जब आप 6 घटा देंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा और हर में 5 है, 5 3 15, आपको y का वैल्यू 3 प्राप्त हो गया। अतः बिंदु का निर्देशांक आपको पहले भुज लिखेंगे, जो x का वैल्यू है प्राप्त हुआ है हमें 1 और कोटि जो है y का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ। अतः बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। यह हमने उसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया है जो क्या कह रहे हैं ना कि जो यह 2 बिंदु हमें दे दिए गए थे, इन दोनों बिंदुओं से रेखाखंड खींचा जा रहा है और जो इस रेखाखंड को यहाँ पे 2:3 में विभाजित कर रहा था, है ना, और उसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। उस बिंदु का निर्देशांक हमने x, y माना था और इसको हल करके देखा तो हमें यही प्राप्त हुआ, उस बिंदु का निर्देशांक जो कि क्या कर रहा था, रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा था और उस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात हुआ 1,3 है। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए बिंदुओं 4, ऋण 1, एक बिंदु का निर्देशांक यह है और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ना, जो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं से होकर जो भी रेखाखंड रहेगा उसको समत्रिभाजित करना है, मतलब 3 बराबर भागों में आपको बांट देना है। तो जो यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रकार से ए बी हम लोग मान लेंगे, हालांकि इसको यहाँ से ए बी हो गया, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हो गया, देख लीजिए, 1 भाग यह हो जाएगा, 1 भाग यह, 1 भाग यह, तीनों भाग यह आपस में बराबर रहेगा, 3 भाग हो गया। बनाने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर यह बिंदु का निर्देशांक यह है, इस बिंदु का निर्देशांक यह हो गया। तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात कर देना है, साथ साथ इस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करना है ना, जो कि क्या करे, जो भी इन दोनों बिंदुओं से होकर रेखाखंड बन रहा है उसको 3 बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मानते हैं ए बी मानेंगे और इसको हम लोग पी क्यू मान लेते हैं और मानकर इसको हल करते हैं। लिखते हैं, माना बिंदु, यहाँ पे ए बी मान लेते हैं, बिंदु ए जिसका निर्देशांक आपको दे दिया गया 4, ऋण 1 और बिंदु ए और बिंदु बी मान लेते हैं, जो दूसरा बिंदु आपको दे दिया गया ऋण 2
कामा ऋण 3 से बनने वाले रेखाखंड को बिंदु P, Q सम त्रिभाजित करते हैं। यह कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। यदि हम रेखा बनाकर आपको दिखाएं तो यहाँ पर यह A हो गया और यहाँ पर यह B हो गया। अब इस प्रकार से लेंगे कि यहाँ पर लंबाई आपको, तीनों लंबाई आपको बराबर प्राप्त हो। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर ही ले लेंगे और यहाँ पर हम ले लिया। यहाँ पर A हो गया, यह P हो गया, यह Q हो गया। अब इस प्रकार से है कि AP बराबर यहाँ पे PQ बराबर यहाँ पे QB है। ये तीनों लंबाई आपस में बराबर है। यहाँ पे PQ क्या कर रहे हैं, AB रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं ना। तो यहाँ पर यह हो गया। A का तो निर्देशांक आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4, ऋण 1 और बिंदु B का भी निर्देशांक आपको दिया हुआ है ऋण 2, ऋण 3 और बिंदु P और बिंदु Q का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। और यहाँ पर यह जो तीनों लंबाई हैं आपस में बराबर है। चलिए इसको हम लोग K मान लेते हैं। यहाँ पर भी A से P तक की दूरी हमने K मान लिया, तो यहाँ पर भी K हो जाएगा और यहाँ पर भी जो लंबाई है Q से B तक, यह सब लंबाई K है। ठीक है, ये तीनों जो समत्रिभाजित करा है ना AB को, ये सबको हमने K इकाई मान लिया। जो बिंदु P है वह AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु P द्वारा रहेगा AP नहीं AB रेखाखंड का विभाजन अनुपात। पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। AB बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं और बिंदु P किस अनुपात में AB को विभाजित कर रहा है, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ पे P, तो यहाँ पे AP की दूरी हमें चाहिए, यहाँ से AP और हर में क्या रहेगा BP, मतलब PB लिख देते हैं। ठीक है, यह अनुपात रहेगा। यह अंश में हो गया, यह हर में हो गया। ठीक है, यह अनुपात हमने लिख दिया। अब AP की लंबाई आपका है क्या, यह K है और यहाँ पे जो P से लेकर B तक की दूरी है यह है क्या, K प्लस K है। यहाँ पर हम 2K लिख सकते हैं या फिर K प्लस K आप लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे यह हो गया K और हर में हो गया यह 2K। अंश और हर में K विभाजित है, 1/2 आपको अनुपात प्राप्त हो रहा है। इसे आप 1/2 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं ना। यहाँ पर जब बिंदु P का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पर यह M1 का वैल्यू दिया हुआ है, यह M2 का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, लिखते हैं इसी प्रकार बिंदु, यहाँ पे P का तो हमने ज्ञात कर दिया है, अब Q का भी ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु Q द्वारा AB रेखाखंड विभाजन अनुपात रहेगा। यहाँ पे बिंदु Q की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ से A से लेकर Q तक की लंबाई आपको लेना पड़ेगा। यह हो जाएगा अंश में AQ और यहाँ पे QB, हर में होगा QB। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे AQ, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ पे K प्लस K है 2K। ठीक है, K प्लस K कर देंगे, 2K प्राप्त होगा। और यहाँ तक लंबाई आपको है QB की लंबाई क्या है K, अंश और हर से K समाप्त हो जाएगा, 2 आपको 1 प्राप्त हो रहा है। या फिर इस प्रकार से 2:1 लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं विभाजन सूत्र अप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक किस प्रकार से होगा, और चलिए यहाँ पर हम लोग दोनों बिंदुओं को लिखते हैं ना। यहाँ पे लिख देते हैं M1, यहाँ पे x2 प्लस यहाँ पे x2, यहाँ पे M2 रहेगा, M2 x1 और हर में रहेगा M1 और प्लस यहाँ पे M2 रहता है कामा। इसी प्रकार से जो y का निर्देशांक होता है वह किस प्रकार से रहता है, यहाँ पे M1, यहाँ पे y2 और प्लस यहाँ पे M2 y1 और हर में क्या रहेगा M1 प्लस यहाँ पे M2 ही रहेगा। कोष्टक बंद हमने कर दिया सिंपल।
अब इसका हम लोग निर्देशांक ज्ञात करते हैं, है ना, मतलब इसका सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो बिंदु P का निर्देशांक था ना, वह यहाँ पे रेखाखंड AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करा था। तो यह आपका m1 का वैल्यू है, यह आपका m2 का वैल्यू है। ठीक है, सिंपल, आपको इसको याद में रखेंगे। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 गुणते यहाँ पे जो x2 है, यही है x2। यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख देते हैं, है ना। यह आपका m1 का वैल्यू है, यह आपका m2 का वैल्यू है। और आप ध्यान में रखेंगे कि बिंदु P को हम लोग ज्ञात करें तो यहाँ पर P के स्थान पर ये हम लोग रख रहे हैं m1 और m2 का वैल्यू। यदि जब Q का हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे तब यहाँ पर m1 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेखाखंड है वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे दोनों में हम लोग इसको x1 माने हुए हैं, इसको यह आपका y1 है, यह आपका x2 का वैल्यू है, यह आपका y2 का वैल्यू है। चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है, -2, जो आपको AB रेखाखंड आपको दिया था जिसको आप विभाजित कर रहे हैं, ये हो गया, प्लस यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना है, 2, x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, और हर में इन दोनों का योगफल हो जाएगा m1 प्लस m2, जो कि 1 प्लस 2। चलिए इसका वैल्यू हमने प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, 1, y2 का वैल्यू -3, प्लस m2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू कितना है, -1, और हर में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। चलिए बस इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आपको -2 प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 दूना 8 मिलेगा, और हर में आपको 3 मिलेगा। चलिए कोष्टक बंद, कामा, यहाँ पर आपको -3 मिलेगा, यहाँ पर 2 में 1 का गुणा कर देंगे तभी अभी आपको 2 ही मिलेगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, और हर में 2 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 3 मिलेगा। चलिए ये हो गया कोष्टक बंद, और यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 में से 2 घटा देंगे 6, और हर में है 3, कामा, यहाँ पर आपको मिलेगा -5, और हर में आपको मिला 3। यहाँ पे ये मझले कोष्टक में ही रहेगा। चलिए बराबर और करके लिख देते हैं। आपको मिला 3 दूना 6, 2 मिला, कामा, -5 बटा आपको 3 प्राप्त हो रहा है। यह बिंदु P का हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिया। अब उसी प्रकार हम बिंदु Q का निर्देशांक भी ज्ञात कर देते हैं। लिख देते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। चलिए फार्मूला सिंपल आपका यही रहेगा, m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1, और हर में रहेगा m1 प्लस यहाँ पे m2, कामा, ये आपका भुज है और कोटि क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1, और हर में m1 प्लस m2, कोष्टक बंद। चलिए यहाँ पे m1 का वैल्यू अब देख लीजिए, क्यों के लिए आपका यह है m1 m2, m1 यह है, m2 यह है, और बाकी यहाँ पर AB जिस रेखाखंड को आप अनुपातों में विभाजित कर रहे हैं, इनका निर्देशांक तो यही रहेगा। इसको आपने पहले वाला को x1 y1 मानना है और दूसरे वाले को x2 y2। चलिए सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और गुणते, और x2 का वैल्यू यही है, -2, यहाँ पे ये हो गया -2, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पर है 1 गुणते, x1 का वैल्यू आप देख लीजिएगा ऊपर 4 दिया हुआ है, और m1 प्लस m2 यहाँ पर है 2 प्लस 1 है, कामा, कोटि का वैल्यू लिखते हैं, m1 का वैल्यू है 2 गुणते y2 का वैल्यू है, प्रश्न में दिया हुआ है -3, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1 है, और यहाँ पे y1 का वैल्यू -1 है, और हर में 2 प्लस 1 हो गया, m1 प्लस m2, कोष्टक बंद। और हल करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, ऋण आपको 2 दूना 4 मिला, और यहाँ पर हो गया प्लस, मतलब 4 में 1 का गुणा कर देंगे, धन 4 आपको प्राप्त होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 मिलेगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 दूना 6, ऋण 6 मिला, और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, ऋण 1 प्राप्त हो गया, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो गया। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, घट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अंश 0 हो गया, हर में जो भी कुछ भी रहे, 0 को छोड़कर और कुछ रहेगा तो यहाँ पे आपको 0 ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे अंश में 0 है, यहाँ पे 3 से भाग देंगे तभी भी आपको भागफल 0 ही प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 मिला, और यहाँ पे तो ऋण 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 1 में मतलब ऋण 6 में ऋण 1 जोड़ देंगे तो आपको ऋण 7 मिला, और हर में 3 है। यहाँ पर बिंदु Q का निर्देशांक आपको 0, कामा, ऋण 7/3 प्राप्त हो रहा है। अतः नीचे लिख देते हैं, जो भी 2 बिंदु दिया गया था उन बिंदुओं से बनने वाला जो भी रेखाखंड रहेगा उसको समत्रिभाजित करने वाले
यही दो बिंदु हमें प्राप्त हुए। अतः रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर यह ज्ञात हुआ 2, तथा 0, 7/3 है। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, यहाँ पे एक आयताकार मैदान बनाया गया है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर ना चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर देख लीजिए शून्य है, यहाँ पे 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, इस प्रकार से 1-1 मीटर पर आपको इस प्रकार से पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से करके A से D तक 100 गमले रखे गए हैं। चलिए ये हो गया। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाई गई, यही आकृति है 7.12। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है और A से D तक की जो भी लंबाई है इसका यहाँ पे 1/4 भाग दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। एक यहाँ पे हरा झंडा यहाँ पे ली हुई है, यानी निहारिका ने गाड़ दिया यहाँ पे AD का 1/4 भाग दौड़ के। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति से गई हुई है, यहाँ पे गाड़ दिया। चलिए हो गया। यहाँ पे देखो, प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? जैसे यहाँ पर जो यह दूसरी लड़की है, उसका नाम है प्रीत। ये यहाँ पे 8वीं पंक्ति से दौड़ रही है और जो A से D तक की जो पूरी लंबाई है ना, वो इसका 1/5 भाग ये दौड़ चुकी है ना। और दौड़ कर क्या करती है? झंडा गाड़ देती है। ये यहाँ पे लाल कलर का ये झंडा ली हुई है, ये हरा कलर का। ठीक है, यहाँ पे ये गाड़ दी। चलिए हो गया। प्रश्न पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यह हमें बताना है। और आगे भी प्रश्न दिया हुआ कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये हमें बताना है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमें बनाना है ना, जो यहाँ पर जहाँ पर यह पहला झंडा गाड़ा गया है उसका हमें निर्देशांक चाहिए। उसका हम लोग निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखिए, इसको आपको सिंपल x अक्ष समझ लीजिए, इसको x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर है इसको आपको सिंपल y अक्ष समझ लेना है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह दिया था ना कि जो यहाँ पे पहली लड़की था इसका नाम था निहारिका। यहाँ पर दिया था कि दूसरी पंक्ति में जो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका भुज। ठीक है, भुज हो जाएगा इसका 2। ठीक है, जहाँ पर ये झंडा गाड़ी गई यहाँ पर भुज इसका 2 प्राप्त हुआ। ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, तो यह हो गया आपका भुज। और यहाँ पर दिया था कि AD का 1/4 भाग यह दौड़ रही है। यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर लंबाई है ना, जो क्षैतिज है, यह तो आपका भुज हो गया। जो ऊर्ध्वाधर लंबाई है वो क्या हो जाएगा? आपका कोटि। तो यहाँ पर दिया था ना कि 100 गमले रखे गए 1-1 मीटर पर, है ना। यहाँ से A से D तक की लंबाई वो भी 1-1 मीटर पर दिया था। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 100 मीटर है। अब 100 मीटर का आपको 1/4 कर देना है, यही आपका कोटि है। ठीक है, A से D तक की जो पूरी लंबाई है इसका इसने 1/4 भाग दौड़ा हुआ है ना। तो 100 है, 100 का क्या कर देंगे? 1/4 कर देंगे, तो यहाँ पर आपको 25 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे 4 से यदि आप 100 को विभाजित कर देंगे, मतलब 100 का 1/4 आपको 25 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला 25। जहाँ पर यह निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा हुआ है ना, उस बिंदु का निर्देशांक आपको मिला 2, 25। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी लड़की है इसका नाम दे दिया गया था प्रीत। ये यहाँ पर 8वीं पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट करिए, है ना। तो यहाँ पर ये भुज है, इसका इस बिंदु का निर्देशांक जहाँ पर ये झंडा गाड़ रही है लाल कलर का, यहाँ पर इसका हो गया भुज हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर यह कितनी दूरी दौड़ी हुई है? यहाँ पे AD हमें लंबाई पता है कितना है? 100 मीटर है, मतलब 100 गमले रखे गए हैं। तो यहाँ पर उसका 1/5 भाग दौड़ रही है। तो यहाँ पे 100 का क्या कर देना है? आपको 1/5 कर देना है ना। तो यहाँ पर आपको 20 प्राप्त होगा। जो यहाँ पे जहाँ पर यह वाला जो लाल कलर का झंडा गाड़ा गया है इसका आपको कोटि क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिए। अब यहाँ पर इनके बीच की हमें साथ साथ दूरी भी ज्ञात कर देना है। दूरी सूत्र हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 में हमने पढ़ा था, दूरी सूत्र लगा देंगे। और यहाँ पर एक और लड़की आपको दे दिया गया था कि रश्मि को क्या कर देना है कि इन दोनों जहाँ पर भी झंडे गाड़े गए हैं ना,
इनके ठीक बीच में एक नीला कलर का झंडा गाड़ना है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो अभी हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था उससे हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सी पंक्ति रहेगी, मतलब जो नीला झंडा गाड़ना है उसके को कौन सी पंक्ति में गाड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगा, इसको भी हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। लिखते हैं, दिए गए चित्र द्वारा निहारिका द्वारा लगाए गए हरे, निहारिका हरा झंडा लगा रही थी, हरे लिखते हैं झंडे की स्थिति हमने आपको बताया था कितना प्राप्त हो रहा था। इसके लिए यह दूसरे पंक्ति में थी और यहाँ पे जो एडी की लंबाई का यह 1/4 भाग दौड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर स्थिति हमने लिख दिया, ये हो गया 2 कामा यहाँ पे 25। यहाँ पर इसको तो यह दूसरी पंक्ति में हो गया, जो एडी की लंबाई था वो 100 मीटर था, उसका हमने 1/4 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह स्थिति ज्ञात हुआ तथा, और इसको हम लोग कोई बिंदु मान लेते हैं, यल ही हम लोग मान लेते हैं, इसको यल मान लेते हैं। और जो दूसरी लड़की आपको दे दिया गया था प्रीत, लिखते हैं प्रीत रहेगा, द्वारा लगाए गए यहाँ पे लाल झंडे की स्थिति, यहाँ पे यल, इसको हम लोग मान लेते हैं यम, जो कि हमने बताया था यहाँ पर ये 8वीं पंक्ति में थी और यहाँ पे ये एडी का इसने 1/5 भाग दौड़ा था, है ना। तो 100 का यहाँ पर 100 में यदि हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे इसका कोटि हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमने ज्ञात किया था 20। लिख देते हैं है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना था, लिख देते हैं दूरी सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, d बराबर करनी में x2 ऋण यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 ऋण y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से दोनों झंडों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं, हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए इसको डी ही करके ज्ञात कर देते हैं, यही है। चलिए सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु को आपको x1 y1 मान लेना है और दूसरे को आपको x2 y2, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझने के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे यह केवल समझने के लिए, एक बिंदु आपको दे दिया गया है जो यल है, वह दे दिया गया है 2 25, और जो दूसरा बिंदु है आपको दिया हुआ है ना 8 20, ठीक है। तो आपको इसको x1 y1 मानना है, इसको आपको x2 y2 मानना है। चलिए वैल्यू प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पर करनी के अंदर आपको x2 का वैल्यू है क्या 8 ऋण x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है 20 और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है 25, इसका वर्ग, d बराबर करनी में यहाँ पे 8 में से हमें 2 घटा देना है तो आपको 6 प्राप्त होगा, 6 का वर्ग प्लस यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक वाले राशि का मान अधिक है, ऋण 5 आपको बचेगा, इसका वर्ग, d बराबर 6 का वर्ग कर देंगे तो आपको 36 मिलेगा। ऋणात्मक संख्या है उसका भी वर्ग कर देंगे तो आपको धनात्मक ही संख्या प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। और हल करते हैं, यहाँ पर आपको 6 5 11 को 1 मिला, ठीक है, और हासिल 1 लगा, और 3 2 5 1 हासिल 6, 61 आपको प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पे दोनों झंडों के बीच की दूरी है वह आपको करनी में 61 प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी करनी में 61 है। यह हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे एक अन्य लड़की थी, उसका नामकरण आपको दिया था, नामकरण दिया हुआ है रश्मि। यहाँ पर जो हरा झंडा है, यहाँ पर लाल झंडा है, इनके बीच में एक नीला झंडा गाड़ देती है। चलिए यहाँ पर ठीक बीच में गाड़ रही है ना, तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक भी बताना है ना। तो यहाँ पे
मतलब निर्देशांक बताना है, इसका मतलब ये कि हमें पंक्ति बताना है, और यहाँ पे ए से लेकर मतलब डी का, इसका भी हमें लंबाई बताना है। जो वाई का वैल्यू आपका आएगा ना कोटि, वही आपको बता देगा यहाँ से दूरी कितना है, कितना मीटर पर लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग उसका भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना रश्मि द्वारा लगाया गया यहाँ पे वो नीला झंडा लगा रही थी, लगाया गया नीला झंडा, यहाँ पे यल यम हमने माना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेखाखंड, यहाँ पे यल यम के ठीक बीच में है। और चलिए समझने के लिए हम इस प्रकार से बना देते हैं, यहाँ पर आपका यल हो गया, यहाँ पर आपका यम हो गया, और इसके ठीक बीच में हम कोई बिंदु नामकरण कर देते हैं पी, और इसको लिख भी देते हैं रश्मि द्वारा लगाया गया नीला झंडा पी नामकरण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी हमने लिख भी दिया। पी रेखाखंड यल यम के ठीक बीच में है। चलिए इस प्रकार से हो गया। अब देख लीजिए, इनका यदि अनुपात आपको ज्ञात करना रहेगा, मान लेते हैं यह भी लंबाई के है, यह भी लंबाई के है ना, बराबर है, तो यहाँ पर यदि यल पी और यहाँ पे और हर में रखेंगे पी एम, तब आपको अनुपात इनका क्या प्राप्त होगा, अंश में के और हर में के, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, विभाजित हो जाएगा, आपको 1/1 प्राप्त होगा। बराबर यदि अनुपात के रूप में लिखना है तो 1 अनुपात आपको 1 मिल रहा है ना, यह आपको अनुपात मिल गया। अब चलिए इस यहाँ पे पी का हम लोग वैल्यू सिंपल ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं बिंदु पी का निर्देशांक लिख देते हैं। किस प्रकार से रहेगा, छोटे कोष्ठक में यम1 x2 प्लस यम2 x1 और हर में यम1 प्लस यहाँ पे यम2, यह आपका भुज हो गया। जो भुज रहेगा वो आपके लिए पंक्ति रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोटि का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, यम1 y2 प्लस यहाँ पे यम2 यहाँ पे y1 और हर में यम1 प्लस यहाँ पे यम2 हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे इन दोनों का निर्देशांक भी हम लिख देते हैं, यल और यम का, ताकि उसका वैल्यू भी हमें प्रतिस्थापित कर देना है। यह 2, 25 है और यम का निर्देशांक है 8, 20 है। ठीक है, यही आपका, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 है, और यह आपका यम1, ठीक है, यम1 ये आपका यम2 है। सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करिए। यहाँ पे यम1 का वैल्यू 1 है, 1 गुणते x2 का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस यम2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू क्या है 2 है, और हर में यम1 प्लस यम2 1 प्लस 1 कामा, और यहाँ पे यम1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस यम2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 25, और हर में 1 प्लस 1 कर देना है। यम1 और यम2 का दोनों का वैल्यू सेम है, 1 1। चलिए 8 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपको 8 ही मिलेगा, प्लस 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही मिलेगा, और हर में हो गया 2 कामा, यहाँ में 20 में 1 का गुणा कर देंगे तभी 20 मिलेगा, और 25 में 1 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको 25 ही प्राप्त होगा, और हर में हो गया 2 बराबर 8 2 हो जाएगा 10, 10/2 कामा, यहाँ पर ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5, यहाँ पे 4, 45 हो गया, और हर में हो गया 2, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2 5 10, 5 आपको प्राप्त होगा, और 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4, और फिर यहाँ पर भाग देंगे 2 दूना 4, यहाँ पे फिर भाग नहीं जाएगा, मतलब शेषफल 1 बचेगा, फिर दशमलव बिंदु लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 22.5 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यह आपका है पंक्ति, और यह जो आया हुआ है यह है आपका कि AD में, मतलब शुरुआत से कितना मीटर आपको ऊपर लगाना है ना झंडे को। अतः लिखते हैं, अतः रश्मि को नीला झंडा यहाँ पे 5वीं पंक्ति में यहाँ पे
22.5 मतलब 22.5 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी हल हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, बिंदुओं ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमें सिंपल अनुपात ज्ञात कर देना है। जो रेखाखंड है वह आपको एक बिंदु यह दे दिया गया है और एक बिंदु यह, मतलब रेखाखंड के दोनों बिंदु आपको दे दिए गए हैं। और मान लेते हैं यही बिंदु कहीं यहीं पर है। अब इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है कि ऋण 1 और 6 है। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि M1 और M2 मानेंगे। ठीक है, कि जो यह मतलब यह जो बिंदु है रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं से बने जो रेखाखंड को यहाँ पर मानेंगे M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर M1 और M2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा। हमने मान लिया बिंदुओं ऋण 3, 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1, 6 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करता है। यही दो बिंदु दे दिए गए थे, इन्हीं दोनों बिंदुओं से रेखाखंड का निर्माण हो रहा है। और इसका आपको पूछा है ना कि यहाँ पे ऋण 1, 6 यही इसी बिंदु को पूछा हुआ है कि किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करेगा। हमने मान लिया कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करेगा। अब हम लगा देते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, और यहाँ पे M1 और M2 का वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लिख देते हैं विभाजन सूत्र। हमें पता है डायरेक्ट आप x का वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर है M1 x2 और प्लस M2 x1 और हर में क्या रहता है M1 प्लस यहाँ पे M2 रहता है। ठीक है, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक आपको मतलब xy का वैल्यू यही है। और यहाँ है आपका x1 y1 का वैल्यू, यह है आपका x2 और y2 का वैल्यू। जो भी रेखाखंड है जिसको यहाँ पर यह बिंदु M1 और M2 अनुपात में विभाजित करा है, इसके निर्देशांक हमें पहले से ही ज्ञात है। तो x का वैल्यू आपका यही है, ऋण 1 बराबर M1। चलिए इसी प्रकार से रहने देते हैं। और यहाँ पे x2 का वैल्यू हमें ज्ञात है, कितना 6 ज्ञात है। चलिए यहाँ पर 6 को पहले लिख देते हैं। चलिए यहीं पर लिख देते हैं 6 प्लस M2 और x1 का वैल्यू क्या है, ऋण 3 है। और हर में क्या है M1 और प्लस है यहाँ पे M2, यह हो गया। अब इसको हम बराबर के उधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर में बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1 के साथ गुणा हो जाएगा, ऋण 1। और चलिए गुणा ही कर देते हैं, दोनों का केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा। ऋण 1 चलिए लिख देते हैं M1 प्लस यहाँ पे M2, यह हो गया कोष्टक में। और यहाँ पे 6 M1 और प्लस चलिए गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक, आपको ऋणात्मक ही संख्या प्राप्त होगा। ऋण 3 M2 आपको मिला, यह हो गया। यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे ऋण M1 हो जाएगा और ऋण यहाँ पे M2 हो जाएगा। 6 M1 ऋण यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया M2। आप चाहें तो इन दोनों को बराबर के इधर आप पक्षांतर कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको ही बराबर के उधर पक्षांतर कर लें। ठीक है, चलिए इसको ही बराबर के उधर पक्षांतर कर देते हैं। इधर बचेगा क्या, 0 बचेगा। 6 M1 ऋण 3 M2 और दोनों धनात्मक हो जाएगा, बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो M1 हो गया प्लस यहाँ पे M2 हो गया। 0 बराबर यहाँ पर जोड़ देते हैं, यह जुड़ जाएगा 7 M1 हो गया। और यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो रहा है, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 2 M2 बचा, या फिर इसको हम केवल सीधा करके लिख देते हैं 7 M1 ऋण 2 M2 बराबर 0। इस प्रकार से आपको मिला समीकरण नंबर 1, है ना। और यहीं से हम लोग y का भी वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, तथा लिख देते हैं जो आपका कोटि है, यह y बराबर क्या फार्मूला होता है, M1 y2 और प्लस M2 y1। और हर में क्या रहता है M1 प्लस यहाँ पे M2 रहता है। M1 का वैल्यू तो अज्ञात है, नहीं इसका सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोटि है इसका वैल्यू आपको ज्ञात है 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। और M1 का अज्ञात है, इसी प्रकार से y2 का वैल्यू क्या है, ऋण 8 है, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 8 प्लस M2 को इसी प्रकार से। और यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे लिख देते हैं गुणित 10। और हर में M1 प्लस यहाँ पे M2 हो गया। चलिए यहीं पर कुछ हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे M1 प्लस M2 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, 6 के साथ गुणा में हो जाएगा, 6 गुणते M1 प्लस यहाँ पे M2 हो गया। और बराबर उधर बचा क्या है, ऋण 8 M1 और यहाँ पे 10
m2। अब यहाँ पे गुणा करते हैं इसको। आगे की लाइन यह है 6m1 और प्लस यहाँ पे 6m2, 6 का दोनों पद में गुणा हो गया, ऋण 8m1 और प्लस 10 यहाँ पे हो गया m2। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों को बराबर की धरी पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। या फिर 6m1 प्लस यहाँ पे 6m2 और यहाँ पे ऋणात्मक है ना, बराबर की धर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा 8m1 और यह ऋणात्मक हो जाएगा पद 10m2 बराबर की धर 0। ये हो गया, यह दोनों पद आपस में जोड़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, 13 14, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14m1 और प्लस यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको ऋणात्मक ही संख्या बचेगा, ऋणात्मक 4 बचा, ठीक है। ऋण 4m2 और बराबर की दर 0। 2 से दोनों पदों में भाग दे देते हैं ना, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7m1 ऋण 2m2 बराबर की दर 0। इस प्रकार से आपको मिला समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, हालांकि देख रहे हैं दोनों समीकरण आपको सेम ही प्राप्त हो रहे हैं, यहीं से आपको अनुपात मिल रहा था, है ना। यहाँ पे हमने सोचा कि 2 समीकरण प्राप्त होगा, लेकिन दोनों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम ही समीकरण मिल रहा है ना। मतलब यहाँ पे m1 और m2 का डायरेक्ट यहीं से हमें निकाल देना चाहिए था। यहाँ पे लिखते हैं, इसको आगे हल करते हैं ना, समीकरण 1 2 मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको ना ही हल करें, यहीं से आपको डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा। देखिए 7m1 है और यहाँ पे ऋण 2m2 है, बराबर को उधर पक्षांतर करते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक 2, यहाँ पर ये हो गया m2, ठीक। यहाँ पे जो m2 है बराबर की दर पक्षांतर कर देते हैं, या फिर ये हो जाएगा m1 और m2 को बुला लेते हैं इधर हर में, ठीक है, गुणा में हर में आएगा, और 2 बराबर को उधर तो है ही, और 2 ये जो 7 गुणे में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हर में हो जाएगा, है ना। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर आपको प्राप्त हुआ 2:7 प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर समीकरण 1 2 मानने की आवश्यकता नहीं थी, यहीं से हमें डायरेक्ट ज्ञात कर लेना चाहिए था, है ना। चलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अतः लिख देते हैं, अतः बिंदुओं यहाँ पे ऋण 3, 10 और 6, ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1, 6 m1 अनुपात नहीं m1 नहीं, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, को बिंदु यहाँ पे 2:7 में विभाजित करता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 हल हुआ। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B, इनका निर्देशांक भी दिया हुआ है, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है मतलब x अक्ष पर बात हो रहा है, तो x अक्ष पर होता क्या है, y बराबर 0, है ना। तो चलिए यहाँ पर x का तो कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन y का जो निर्देशांक रहेगा वो 0 रहेगा। x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका निर्देशांक भी ज्ञात कर देंगे, मतलब यहाँ पे सिंपल आपको x का भी वैल्यू बताना है ना, तभी आप इस बिंदु को भी ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हमने मान लिया बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष, जिसे हमने बिंदु P मान लिया, और बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए केवल x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है। से यहाँ पे जो x अक्ष से m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है, जो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं से बना रेखाखंड है, यहाँ पर बिंदु P हमने इसको माना, इससे m1 और m2 अनुपात में विभाजित होता है ना। तो हमें केवल यहाँ पे इन अनुपातों का वैल्यू ज्ञात कर देना है ना, m1 और m2 का वैल्यू ज्ञात कर देना है, और साथ साथ यहाँ पे जो जिस बिंदु से विभाजित हो रहा है ना, जो x अक्ष पर है, इसी की बात हो रहा है, x, 0, इस बिंदु को भी हमें ज्ञात करना है ना। तो यह तो बिंदु ज्ञात ही है, केवल हमें यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं विभाजन सूत्र, लिखते हैं विभाजन सूत्र। अब यहाँ पे देखते हैं कि y का वैल्यू 0 है, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1, और हर में क्या रहता है, m1 प्लस m2, और तुरंत ही हम लोग अनुपात ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 0, आपका देख लीजिए, x और y यही है,
और यह है आपका x1 y1, यह है आपका x2 y2। सिंपल। तो y का वैल्यू यहाँ पर है 0, m1 का वैल्यू अज्ञात है, चलिए यह अज्ञात है। y2 का वैल्यू कितना है 5, प्लस m2 का वैल्यू अज्ञात है, y1 का वैल्यू कितना है -5, और हर में हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको और हल करते हैं तो जो यहाँ पे m1 प्लस m2 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यह गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर आपको यहाँ पे 5 m1 और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा 5 m2 प्राप्त हुआ। ठीक है, जो m1 प्लस m2 था बराबर को उधर हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे यह समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो ऋण 5 m2 है उसको बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा धन 5 m2 हो जाएगा, और बराबर को इधर क्या है 5 m1 है। या फिर इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं ना, दोनों पक्ष बराबर है, पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे 5 m1 हम लिख दिया बराबर यहाँ पे 5 हमने m2 लिख दिया। अब यहाँ पे m1 लिखते हैं और यहाँ पे जो m2 है उसको बराबर इधर पक्षांतर कर देते हैं, हर में आ जाएगा, ये m2 हो गया। यहाँ पर 5 तो पहले से ये 5 गुणा में बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा। अंश और हर 5 से विभाजित है, m1 बटा m2 आपको क्या प्राप्त हो गया, अंश और हर 1 से विभाजित हो जाएगा, आपको 1 प्राप्त होगा। 1/1 लिख देते हैं क्योंकि हमें अनुपात करके लिख देना है ना, या फिर आप अनुपात इस प्रकार से लिख देंगे, m1 अनुपात m2 आपको प्राप्त हुआ 1 अनुपात आपको 1 प्राप्त हो रहा है। चलिए ये हमने ज्ञात कर दिया। अब देख लीजिए हमें यह भी ज्ञात कर देना है ना, इस यक्स का वैल्यू हमें चाहिए है ना, इस यक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए विभाजन सूत्र से हमने y बराबर ज्ञात किया तो हमें इनका अनुपात ज्ञात हो गया। अब हम लोग लिख देते हैं तथा करके x बराबर m1 यहाँ पे x2 और प्लस क्या होता है m2 x1 और हर में रहता है m1 और प्लस रहता है m2। तो x बराबर क्या ज्ञात होगा, m1 और m2 का वैल्यू आपको यहीं ज्ञात हुआ है ना, यह तो हमने लिखा हुआ है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं m1 और m2 दोनों का वैल्यू एक ही है, एक गुणते x2 का वैल्यू हमने बताया था क्या है आपका, है ना, यह x1 y1 का वैल्यू है, यह x2 y2 का वैल्यू है। तो यहाँ पे है x2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू भी 1 है, x1 का क्या वैल्यू है 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1, इन दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 1, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, -4 प्राप्त हुआ, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही मिलेगा, और हर में 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋण 3 बटा आपको 2 प्राप्त हो रहा है। या फिर यहाँ पे लिख देते हैं x का वैल्यू आपको ऋण 3 बटा 2 प्राप्त हुआ। जहाँ पर x अक्ष पर विभाजित हो रहा था, मतलब यह जो भी रेखाखंड था यह x से विभाजित था, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें अज्ञात था है ना, y का वैल्यू तो 0 था ही, x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, मतलब भुज हमें प्राप्त हुआ ऋण 3 बटा 2 हमें प्राप्त हुआ। अब बस इन बातों को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे हमने पूरी बात लिख दिया। अतः वह अनुपात 1:1 है जो बिंदुओं a जिसका भी निर्देशांक दिया हुआ था a और b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तथा विभाजन बिंदु का निर्देशांक जिसका हमने भुज ज्ञात किया, कोटि तो यहाँ आपको 0 ही था, ठीक है। और इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 हल हुआ। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, यदि बिंदु इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दे दिए गए, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले ABCD मान लेते हैं और यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और यहाँ पे x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं को हमने ABCD नामकरण कर दिया और इस प्रकार समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज में क्या खासियत रहता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर भी रहती हैं और साथ साथ समांतर भी रहती हैं, है ना। और यदि इनके हम लोग विकर्ण खींच दें ना तो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे विकर्ण खींचना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए हम लोग विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पे विकर्ण हमने खींच लिया और इसका हम नामकरण कर देते हैं। चलिए पी ही हमने नामकरण कर दिया। अब यहाँ पर ना AP की लंबाई और PC की लंबाई आपस में बराबर है और यहाँ पे PB की लंबाई और यहाँ पे PD की लंबाई आपस में बराबर है। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर AB जो मतलब AC का मध्य बिंदु क्या है P है, उसी प्रकार से यहाँ पे BD का मध्य बिंदु क्या है P है ना। हमें पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज रहता है, यदि उसके आप विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। हम लोग अब लिख देते हैं, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है
और एक बात लिखते हैं, चूंकि विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ना कि दोनों का समद्विभाजक जो बिंदु है वह सेम ही है। अतः लिख देते हैं, जिस बिंदु पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह यहाँ पे दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है ना, और मध्य बिंदु दोनों विकर्णों के लिए सेम ही है। लिख देते हैं, अतः विकर्णों, या फिर लिख देते हैं विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु एक ही है। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही है, जिसको हमने P नामकरण किया हुआ है। अब यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण, चूंकि हो गया है चलिए इसलिए लिख देते हैं विकर्ण यहाँ पे AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण यहाँ पे BD का मध्य बिंदु। हम लोग इस प्रकार से कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे दोनों की भुज का तुलना कर लेंगे और कोटि का तुलना कर देंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपल x और y का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर इन बिंदुओं में अज्ञात है उसका वैल्यू हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमने जो भी समांतर चतुर्भुज था उसके हमने विकर्ण खींचा। विकर्ण जो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित कर देंगे तो यही विकर्ण का ये मध्य बिंदु है ना। इस विकर्ण का ये भी मध्य बिंदु है, जो कि दोनों प्रकार से सेम ही है, और इनका हम लोग इन बिंदुओं का वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं और सिंपल हम x और y का मान ज्ञात करते हैं ना। तो यहाँ पे AC विकर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा किस प्रकार से, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा m1 और लिख देते हैं x2 प्लस m2, यहाँ पे x1 रहेगा और हर में क्या रहेगा m1 प्लस यहाँ पे m2 कामा, और m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 यहाँ पे y1, और हर में क्या रहेगा m1 प्लस यहाँ पे m2 बराबर सेम वैल्यू यहाँ पर भी प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब लिखेंगे इस बिंदु यहाँ पे BD का मध्य बिंदु के लिए भी यहाँ पे m1 x2 m2 x1 और हर में क्या है m1 प्लस यहाँ पे m2 कामा, यहाँ पे m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1 और हर में क्या है m1 प्लस m2 है, कोष्टक बंद। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने AC के लिए लिखा हुआ है ना, AC रेखाखंड यही है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पर AC का मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ पर इसकी जो भी लंबाई रहेगी इनका अनुपात हमें कितना प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। जितनी लंबाई यह है यहाँ पर लिखना रहेगा, तो लिख देते हैं AP बटा PC, इनका अनुपात आपको 1:1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि जो भी इसकी लंबाई है वहीं इसकी भी लंबाई है, अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ज्ञात होगा, जब हम लोग BP का ज्ञात करेंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं BP और हर में PD, इनका भी तो अनुपात आपको 1:1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं, m1 का वैल्यू 1 है इंटू, अब यहाँ पे AC के लिए आपको यह x1 है, यह y1 है, यहाँ पे यह x2 है, यह आपका y2 है, ठीक है। AC का वैल्यू पहले हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू है, x2 के स्थान पर आपको x दे दिया गया है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू क्या है 1 है, हर में m1 प्लस m2, m1 और m2 यही है, m1 और यही है m2, 1 प्लस 1। चलिए m1 का वैल्यू 1 गुणते y2 का वैल्यू क्या है 6, m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू क्या है 2, और हर में m1 के स्थान पर भी 1 और m2 के स्थान पर भी 1, कोष्टक बंद, बराबर। यहाँ पर भी m1 और m2 का वैल्यू सेम ही है 1, 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस यहाँ पे x2 का वैल्यू रखना है ना, तो यहाँ पे BD के लिए चलिए इसी को हम x1 और इसको y1 मान लेते हैं,
और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे BD का हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए x2 का वैल्यू यहाँ पर है क्या 3, 1 गुणते 3 हो गया, 3 रहेगा, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पर भी हमें पता है, यहाँ पर अनुपात आपको 1 है। चलिए x1 का क्या वैल्यू है 4 है, यहाँ पर 4 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर m1 और m2 दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 हमने लिख दिया कामा। और जो यह कोटि है इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पे y2 का वैल्यू 5 है, प्लस m1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू यहाँ पे y है, y हमने प्रतिस्थापित कर दिया। m1 + m2 1 + 1 हो गया, कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं। x का 1 में गुणा करेंगे तभी x मिलेगा, और यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर देंगे तभी 1 ही मिलेगा। x + 1 हुआ, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो गया, कामा। अब 6 में 1 का गुणा कर देंगे 6, प्लस 1 में 2 का गुणा कर देंगे 2, 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 मिलेगा, बराबर। यहाँ पे 3 में 1 का गुणा कर देंगे 3, प्लस 4 में 1 का गुणा कर देंगे 4, और हर में 1 प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 + 1 है, जोड़ देंगे 2, कामा। 5 में 1 का गुणा कर देंगे 5, y में 1 का गुणा कर देंगे y, हर में हो गया 2, कोष्टक बंद। इसको थोड़ा और हल करते हैं। यहाँ पे x + 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 4 आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे 4 3 7 हो गया, हर में 2, कामा। यहाँ पर चलिए y + 5 लिख देते हैं, और हर में 2। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है ना, जो यहाँ पर भुज है वो भी सेम है, यहाँ पर जो कोटि है वो भी सेम है। लिख देते हैं निर्देशांकों की तुलना करने पर, भुज की तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1/2 जो है ये 7/2, ये आपस में बराबर ही है। चलिए इसको और हल करते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों में हर में 2 है, यहाँ पर हर में बराबर को उधर गुणा कर देंगे, अंश में हो जाएगा, यहाँ पे अंश और हर में 2 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। केवल आपको क्या बचेगा, x + 1 बराबर यहाँ पे 7 बचा। इसको और हल करते हैं। यहाँ पे +1 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, -1 हो जाएगा, x = 7, यहाँ पे ऋण 1 हो गया, या फिर x बराबर आपको प्राप्त हो गया 7 में से 1 घट जाएगा, 6 बचा, जो y का यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं तथा दूसरा तुलना करते हैं, यहाँ पे 4 बराबर, या फिर पहले इसको ही लिख देते हैं ना, दोनों आपस में बराबर ही है, इसको पहले लिख देते हैं y + 5, और हर में 2 हो गया, और बराबर किधर है 4। इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 गुणा में है, मतलब हर में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में हो जाएगा, y + 5, यहाँ पे 4 गुणते 2 हो जाएगा, और हल करते हैं y + 5 बराबर 4 दूना 8, और हल करते हैं उसको। यहाँ पे +5 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, -5 हो जाएगा, 8 ऋण 5 हो गया, y 5 3 8, यहाँ पे y का वैल्यू आपको 3 प्राप्त हो गया। यहाँ पर भुज और कोटि का तुलना करके हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। और x और y है क्या, यहाँ पर जो भी हमें समांतर चतुर्भुज दे दिया गया था, समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर जो एक शीर्ष आपको दिया था, जो यहाँ पे 4 y था, तो यहाँ पर y का वैल्यू ज्ञात करना था, उसका हमने वैल्यू ज्ञात कर दिया। और एक शीर्ष था जिसका यहाँ पे निर्देशांक आपको दिया था x, 6, तो इस x का भी वैल्यू ज्ञात करना था, इसी x का वैल्यू हमने ज्ञात किया तो 6 ज्ञात हुआ, ठीक है। अतः लिख देते हैं, अतः x बराबर 6 में प्राप्त हुआ तथा y बराबर 3 है। प्रश्न 7 दिया हुआ है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, ऋण 3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ ना, वृत्त का व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना वृत्त का व्यास होता है ना, मतलब केंद्र से हम लोग परिधि पर मिला देंगे तो इस प्रकार से आपको व्यास प्राप्त होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो वृत्त है उसका केंद्र का आपको निर्देशांक दे दिया गया है, साथ साथ जो AB आपको व्यास है ना, उसमें आपको B का निर्देशांक भी दे दिया गया है। A का पूछा हुआ, देखिए वृत्त कुछ इसी प्रकार से हो गया, यह आपका केंद्र है, केंद्र से हम लोग परिधि पर कहीं पर भी 2 स्थानों पर मिला देते हैं, इस प्रकार से हमने 2 स्थानों पर मिला दिया, यह वृत्त का केंद्र हो गया। और यहाँ पे जो वृत्त का आपको व्यास दे दिया गया है ना, इसका नामकरण आपको AB दिया हुआ है।
साथ ही साथ आपको ए का निर्देशांक तो आपको ज्ञात करना है ना। चलिए इसको हम लोग x, y मान लेंगे। और यहाँ पर ना जो केंद्र है, केंद्र के लिए आपको निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है। बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4 दिया हुआ है। मान लेते हैं, माना बिंदु ए का निर्देशांक, चलिए हम यहाँ पे x1 y1 मान लेते हैं, है यहाँ पे x1 y1 इसलिए हम मान रहे हैं ना कि ताकि आपको जो फार्मूला होता है ना उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र हम लोग अप्लाई कर देते हैं और सिंपल इन निर्देशांकों को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो भी रेखाखंड रहे और जो भी बिंदु उसको विभाजित करे, जिस कोई भी अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसको सिंपल आपको x y मानना रहता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, x y मानना रहता है, आपको इसको x1 y1, इसको आपको x2 y2 मानना रहता है ना। और यहाँ पर अनुपात की बात करेंगे ना, तो यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है ना। यदि इसको हम लोग सिंपल k मानेंगे, यहाँ पर चलिए केंद्र O हम मान लेते हैं, यहाँ से A से जो O की दूरी है वहीं O से B की दूरी है, ये अभी आपका k है। और इनका अनुपात आपको कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, है ना। यदि AO बटा हम लोग OB लिखें तो यहाँ पर k बटा k ये विभाजित होकर आपको अनुपात आपको 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, 1/1 ही मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे इन सबका वैल्यू अवेलेबल है ना। यहाँ पे सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं और x1 y1 का सिंपल हम लोग मान ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल विभाजन सूत्र से हमें पता है ना कि x का वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात होता है। एक बार हम पहले फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 y1, नहीं यहाँ पे x1 रहेगा, m2 x1 और हर में रहता है m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x जो है, जो भी दिए गए रेखाखंड को विभाजित करता है वह बिंदु यही है x का वैल्यू क्या है 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं। m1 का वैल्यू क्या है, यही m1 और m2 का वैल्यू है 1 गुणते यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1 ही है, और x1 का वैल्यू यही हमें ज्ञात करना है। और हर में है m1 प्लस m2, यहाँ पे अनुपात है 1:1, तो यहाँ पे 1 + 1 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर और इसे हल करते हैं, 2 बराबर 1 में 1 का गुणा कर देंगे 1 प्लस x1 में 1 का गुणा कर देंगे तभी भी आपको x1 ही प्राप्त होगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आपको प्राप्त होगा। 2 यहाँ पर हर में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा, 2 गुणते 2 बराबर 1 प्लस यहाँ पे x1। अब यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, -1 हो जाएगा x1। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 4 में से 1 घटा देंगे आपको सिंपल 3 प्राप्त हो गया। यह आपको प्राप्त हुआ जो बिंदु ए का निर्देशांक है, इसका आपको भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे भुज हमने प्राप्त कर लिया। अब इसका हम लोग कोटि भी ज्ञात कर देते हैं, कोटि रहेगा जो y का निर्देशांक है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1, और हर में क्या रहता है m1 प्लस यहाँ पे m2। तो यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ आपको पहले से ज्ञात है, ऋण 3, m1 का वैल्यू 1 है, गुणते y2 का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर हमने 4 प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस m1 का वैल्यू 1 है, गुणते y1 का वैल्यू क्या है, y1 तो हमें ज्ञात ही करना है, यहाँ पे y1 को हमने इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दिया। m1 प्लस m2 1 + 1 है, यहाँ पे हो गया ऋण 3 बराबर 4 में 1 का गुणा कर देंगे 4, y1 में 1 का गुणा कर देंगे y1, हर में 2 में 1 जोड़ मतलब 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे हल करते हैं, यहाँ पे 2 हर में बराबर किधर गुणा कर देंगे अंश में हो जाएगा, ऋण 3 गुणते 2 हो गया, बराबर किधर है 4 और प्लस है y1, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऋण 6 मिला, और जो यहाँ पे 4 है बराबर किधर ही पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे ऋण 4 हो गया, बराबर किधर केवल y1 बचा हुआ है। चलिए सीधा करके लिख देते हैं, y1 बराबर दोनों पद ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा, ऋण आपको 10 प्राप्त हो रहा है, जो y1 है उसका वैल्यू आपको ऋण 10 मिला। अतः लिख देते हैं बिंदु ए का निर्देशांक, हमें भुज ज्ञात किया तो 3 प्राप्त हुआ,
और कोटि ज्ञात किया तो ऋण 10 प्राप्त हुआ है। यही है जो भी आपको प्रश्न दे दिया गया था। इसमें यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक पूछा था, तो यही x1 और y1 का वैल्यू हमने ज्ञात किया, यही प्राप्त हुआ 3 कामा ऋण 10, यही बिंदु है। प्रश्न 8 दिया हुआ है, यदि ए और बी क्रमशः ऋण 2 कामा ऋण 2 और 2 ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। मतलब हमें AB रेखाखंड खींचना है और यहाँ पे A और B का आपको निर्देशांक दे दिया गया है और जो P है रेखाखंड AB पर ही स्थित है। इस प्रकार से AP स्थित है ना कि यहाँ पर AP बराबर 3/7 हो। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले नोट करते हैं, फिर इसको हल भी करते हैं। हमने माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है जो रेखाखंड AB पर स्थित है तथा बिंदु A का निर्देशांक हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋण 2 कामा ऋण 2, बिंदु B के निर्देशांक 2 ऋण 4 है और इस प्रकार से कि AP बराबर 3/7 AB है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे AP रेखाखंड है ना, AB रेखाखंड को यदि 7 भागों में से 7 बराबर भागों में आप बांट दें तो 7 भाग में से यह 3 भाग है AP। ठीक है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर AP बराबर है किसके, AB जो रेखाखंड है इसको 7 बराबर आपको भागों में बांटना है ना, फिर उसमें से 3 भाग जो रहेगा वह AP है। चलिए आइए इसको हम इस प्रकार से आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर, चलिए सेंटीमीटर से ही माप लेते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे हमने 0 से लेकर 7 तक हमने ले लिया। अब यहाँ पे सभी भागों का इस प्रकार से नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिंदु है यह A है, यहाँ पर जो बिंदु है यह B है और साथ साथ इनका निर्देशांक भी दिया हुआ है। बिंदु A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है ना कि ऋण 2 कामा ऋण 2 है। B का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2 कामा ऋण 4 ये दिया हुआ है ना। और AP को आपको किस प्रकार से दिया हुआ है कि AB को हमने 7 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, 7 भाग में से 3 भाग आपको लेना है, तो यह 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया। P बिंदु आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, यही है x, y। AB को 7 बराबर भागों में बांट दिया और 7 भाग में से यहाँ पर 3 भाग हमने ले लिया, तो यह हमें P बिंदु प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए यह अनुपात किस प्रकार से होगा, जो M1 रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पर जो M1 है उसका वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे यह M2 है। ठीक है, यहाँ पर यह पूरी लंबाई M1, यह पूरी लंबाई क्या है M2, तो M2 का वैल्यू कितना है, यह 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, यह है 4। ठीक है, अब बस बाकी सबका आपको वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे x y का वैल्यू ज्ञात कर देना है। यह है आपका x1, चलिए यहाँ पे यह है आपका y1, यह है आपका x2, यह है आपका y2। सिंपल, सबका वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। सबका नहीं, केवल हम लोग को इसका ज्ञात कर देना है, x का, x और y का। लिखते हैं विभाजन सूत्र। डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1 और हर में क्या रहेगा m1 प्लस m2। वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। x बराबर m1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस m2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू कितना है ऋण 2 और हर में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। चलिए इसको और हल करते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 4 दूना 8 और हर में 4 3 7, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 2 बचेगा और हर में 7 है, तो x का वैल्यू आपको सिंपल यहीं प्राप्त हुआ, ऋण 2/7 प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर भुज का वैल्यू ज्ञात हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। अब y का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं तथा y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और हर में क्या m1 प्लस m2। y बराबर m1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m1 का वैल्यू 3 है, गुणते y2 का वैल्यू कितना है ऋण 4 प्लस m2 का वैल्यू 4 गुणते और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है ऋण 2 और m1 का वैल्यू 3 है और m2 का वैल्यू 4 है।
यहाँ पे 4×3 12, ऋण 12 मिला, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हुआ, 4 दूना 8, और हर में यहाँ पे 4 3 7, दोनों चिन्ह ऋणात्मक है, 7 जुड़ जाएगा। यहाँ पे 12 में 8 जोड़ देंगे, 20 हो गया, हर में हो गया 7। यह आपको कोटि का वैल्यू, y का वैल्यू आपको ऋण 20 बटा आपको 7 प्राप्त हुआ। अतः लिखते हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक हमने ज्ञात किया, यही x और y का वैल्यू है। यहाँ पे छोटे कोष्टक में लिखते हैं x का वैल्यू हमने ज्ञात किया ऋण 2 बटा 7 कामा y का वैल्यू हमने ज्ञात किया ऋण 20 बटा 7 है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 हल हुआ। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, बिंदुओं A जिसका यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बिंदु A का भी निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु B का भी। अब इसे हमें क्या कर देना है, रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है ना। चलिए यहाँ पे समझने के लिए हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब यहाँ पर AB हम लोग नामकरण कर देंगे और इसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे A हमने नामकरण कर दिया और यहाँ पे B हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने जो निशान लगाया हुआ है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसका हम लोग PQR, चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं P, इसको नामकरण कर देते हैं Q, इसको हम नामकरण कर दिया R। यहाँ पे 3 बिंदु के, यहाँ पे ना PQR, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, है ना। चलिए तो ये हो गया। और बिंदु A का निर्देशांक आपको पहले ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऋण 2 कामा आपको 2 दे दिया गया है, ये हो गया। और यहाँ पर 2 8 दिया हुआ है, B का निर्देशांक 2 कामा 8। यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु PQR, P कामा Q तथा R है। इन तीनों बिंदुओं को हमने मान लिया और इन तीनों का हम लोग वैल्यू ज्ञात करके दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो A से B तक है ना, A से B तक लंबाई है, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। मान लेते हैं, देखिए यह भी K है तो यह भी K है, यहाँ भी ये भी K है, यह भी K का मतलब A से P तक K है, P से Q तक भी K है, और यहाँ पे Q से, यहाँ पे लिख देते हैं A से P तक बराबर P Q बराबर QR बराबर RB, ये सब क्या है, वैल्यू K है। यहाँ पर चारों भागों की लंबाइयाँ बराबर हैं। अब यहाँ पर हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं m1, यहाँ पे x2 प्लस यहाँ पे m2 y1, नहीं y1 नहीं, यहाँ पे x1 रहेगा, m1 प्लस यहाँ पे m2, एक यह भुज हो गया, इसका यह कोटि होगा m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1, और हर में क्या रहेगा, m1 प्लस यहाँ पे m2 रहेगा, कोष्टक बंद। और देखिए इसके लिए यहाँ पर ना अनुपात किस प्रकार से होगा, m1 और m2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा AP बटा, देखिए A से P तक की लंबाई अंश में रहेगा, P से B तक की लंबाई हर में, P से B तक की लंबाई हर में। अब देखिए यहाँ से AP क्या है, K है, तो K को हमने रख दिया अंश में, और यहाँ पे हर में क्या रहेगा, P से B तक की लंबाई K प्लस K 3K है, अंश और हर से क्या हो जाएगा, K हो जाएगा समाप्त, 1/3 आपको प्राप्त होगा। इसे आप m1 बटा m2 समझेंगे, है ना, m1 बटा m2 समझेंगे। यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए, और यही है आपका x1, यह है आपका x1, यह है y1, यह है आपका x2
जो ए बी की लंबाई है, और यहाँ पे x2, यहाँ पे है y2। m1 का वैल्यू है 1 गुणते x2 का वैल्यू है 2 प्लस m2 का वैल्यू है 3 गुणते यहाँ पर है x1 का वैल्यू कितना है ऋण 2, और हर में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 3 है, कमा m1 का वैल्यू 1 गुणते y2 का वैल्यू 8 प्लस m2 का वैल्यू है 3 गुणते y1 का वैल्यू 2, और हर में m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू है 3, कोष्टक बंद। और हल करते हैं, 2 में का गुणा कर देंगे 2, और यहाँ पे विपरीत चिन्ह गुणा होगा, ऋणात्मक ही चिन्ह मतलब ऋणात्मक ही पद मिलेगा आपको। 3 दूना 6 मतलब 3 में 1 जोड़ देंगे 4, कामा 8 में 1 का गुणा कर देंगे 8, और 3 दूना 6, और हर में 3 में 1 जोड़ देंगे 4, कामा यहीं फैल बराबर यहीं फैल कर दें। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पे ऋण आपको 4 प्राप्त हुआ, और हर में है 4, कामा 8 6 14 मिलेगा, और हर में है 4। चलिए बराबर, अंश और हर से 4 विभाजित है, आपको ऋण 1 मिलेगा, और यहाँ पे अंश और हर 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे 7 और हर में 2। यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिया, भुज ऋण 1 कोटि 7/2 प्राप्त हो रहा है। बिंदु Q के निर्देशांक, फार्मूला तो ये तो सेम ही रहेगा, इसको नोट करिए। यहाँ पे m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1, हर में है m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस यहाँ पे m2 y1, और हर में m1 प्लस यहाँ पे m2, कोष्टक बंद। और देखिए इसके लिए हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि आपको क्यों की बात कर रहे हैं ना, तो a से क्यों अंश में रहेगा a क्यों, हर में क्या रहेगा क्यों b। तो यहाँ पे a क्यों, a से लेकर क्यों तक की जो दूरी है k प्लस k 2 के है, यहाँ पे ये 2 के है, हर में क्यों से लेके b तक की दूरी k प्लस k 2 के, अंश और हर 2 मतलब 2 के समाप्त है, तो यहाँ पे 1 अनुपात आपको 1 प्राप्त हो रहा है। यही है m1/m2, है ना। यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू 1 है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे x1 और y1 का वैल्यू और x2 और y2 का वैल्यू तो सेम ही है, बस बाकी हल करिए। यहाँ पे m1 का वैल्यू 1 गुणते x2 का वैल्यू 2 दे दिया गया है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे x1 का वैल्यू ऋण 2 दिया हुआ है। m1 प्लस m2 1 प्लस 1, कामा m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, प्लस m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है 2, ठीक है, यहाँ से आप देखते रहिएगा 2, और हर में हो गया m1 मतलब 1 प्लस 1, m1 प्लस m2 का वैल्यू हमने प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए इसको और हल करते हैं, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे ऋणात्मक की चिन्ह आपको मिलेगा 2, और हर में 1 में 1 जोड़ देंगे 2, कामा 8 में 1 का गुणा कर देंगे 8, प्लस 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2, यहाँ पर 1 में 1 जोड़ देंगे 2, कोष्टक बंद। यहाँ पर अंश में हो गया 0, ठीक है, 2 में से 2 घट कर 0, हर में है 2, 8 2 10/2 बराबर, यह पद तो 0 ही हो जाएगा, मतलब भुज आपको 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 2 5 10, आपको यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो रहा है 0 5 बिंदु, क्योंकि हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिए। आगे हम लोग ज्ञात कर देते हैं इसका। अब देखिए r के लिए किस प्रकार से होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है ना, k प्लस 3k हो जाएगा, मतलब 3k, और आर बी जो है वह k है। लिखते हैं यहाँ पे a से लेकर आपको लेना था r तक, और हर में आर बी लेना है। a से लेकर r तक हमने बताया कि 3k हो जा रहा है, और हर में आर बी जो है वह है वैल्यू k से k समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 3/1 प्राप्त हुआ। यही है आपका m1/m2, है ना, m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं बिंदु r के निर्देशांक बराबर, फार्मूला तो नोट करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस यहाँ पे m2 x1, हर में है m1 प्लस m2, कामा
m1y2 प्लस यहाँ पे m2y1 हर में है m1 प्लस यहाँ पे m2 कोष्टक बंद। आगे हल करते हैं। m1 का वैल्यू है यहाँ पे 3 हो गया, गुणते x2 का वैल्यू आप ऊपर देखते रहिएगा 2 है, प्लस m2 का वैल्यू है 1, गुणते x1 का वैल्यू दिया हुआ है -2 और हर में है m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, कामा यहाँ पे m1 का वैल्यू है 3 गुणा y2 का वैल्यू दे दिया गया है 8 प्लस m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, हर में m1 का वैल्यू है 3 और यहाँ पे प्लस 1 हो गया, बराबर। इसको हल करते हैं। 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, ये तो 2 ही मिलेगा और हर में है 3 1 4। यहाँ पे 8 3 24, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2, 3 1 4। चलिए इसको और हल करते हैं। यहाँ पे घट जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे 4 मिलेगा, 4/4 और यहाँ पे 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा और हर में है 4। अंश और हर से 4 विभाजित है, भुज का वैल्यू यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 1 कम 2, 2 3 6। यहाँ पे अंश और हर को हमने 2 से विभाजित कर दिया। यहाँ पर आपको बिंदु R का निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहा है 1, 13/2। अतः नीचे लिख देते हैं, अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यहाँ पे एक हमने ज्ञात किया था P का भी लिख देते हैं और Q का भी और R का भी। निर्देशांक P का हमने ज्ञात किया था 1, 7/2, Q का हमने ज्ञात किया था 0, 5 तथा एक ये हमने ज्ञात किया था 1, 13/2 है। यही 3 बिंदुओं के निर्देशांक है जो क्या कर देंगे, AB को 4 बराबर भागों में बांट देंगे, पहला दूसरा तीसरा। यही तीनों बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात करके दिखा भी दिया। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष AC क्रम में है 3, 0, 4, 5। यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पे 4 शीर्ष है, चारों के निर्देशांक दे दिए गए। तो यहाँ पे ना एक समचतुर्भुज का यहाँ पे हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है और क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर आपको संकेत दिया हुआ है। समचतुर्भुज का मतलब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज रहेगा जिसमें यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, है ना। यदि इसके विकर्ण आप खींचेंगे ना तो एक दूसरे के 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समचतुर्भुज है और आपको क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करना है, यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते उनके विकर्णों का गुणनफल। तो हम लोग क्या कर देते हैं, समचतुर्भुज तो यहाँ पे सभी क्षेत्र दे देंगे हमें, यहाँ पे इनके विकर्ण हम लोग ज्ञात कर देते हैं, उनका गुणा कर देंगे और 1/2 कर देंगे। इस प्रकार से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया, माना समचतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः, यहाँ पे सबको हमने ABCD मान लिया है। तो यहाँ पे ABCD यहाँ पर हम लिख दिया। यहाँ पर समचतुर्भुज में रहेगा क्या, सम्मुख भुजाएं समांतर रहेंगी और प्रत्येक भुजाएं आपस में यहाँ पर बराबर रहती हैं। अब यहाँ पर हमें दिया था ना कि 1/2 करना है, यहाँ पे इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है ना। क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे ये पूरी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का पूरा क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, 1/2 गुणते इनके विकर्णों का गुणनफल कर देना है। तो पहले हम लोग विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, हमें दूरी सूत्र पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दूरी सूत्र जो होता है D बराबर करणी में यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे विकर्ण हमें AC ज्ञात करना है ना। तो AC का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, AC बराबर करणी में, अब हम लोग इसी को हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, हमने मान लिया। अब क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू ऋण एक हो गया और x1 का वैल्यू -3 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2
y2 का वैल्यू है 4 ऋण y1 का वैल्यू कितना है 0, इसका वर्ग। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं, यह विकर्ण हम लोग ज्ञात करें। चलिए AC बराबर यहाँ पे करणी में हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पद ऋणात्मक ही है, जुड़ जाएगा, ऋण 4 हो गया, इसका वर्ग, और प्लस यहाँ पे 0 तो हट ही जाएगा, 4 का वर्ग। AC बराबर यहाँ पर हो जाएगा करणी में, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या इसका वर्ग कर देंगे तभी भी आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। 4 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 प्लस 4 का वर्ग, यहाँ पर भी आपको 16 प्राप्त हुआ। यहाँ पे AC बराबर यहाँ पे 16 मतलब 16 जोड़ देंगे आपको 32 प्राप्त होगा। यदि इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो यहाँ से दोनों पदों में 16 वैनिष्ठ था, 4 चौका 16 मतलब 4 करणी में 2 प्राप्त होता। 32 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो यही आपको ज्ञात होगा। यहाँ पर 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4 ज्ञात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करणी में 2 अभी बच जाएगा। तो यही AC का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया, 4 करणी में 2, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब विकर्ण हम लोग BD का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। BD बराबर यहाँ पे करणी में देख लीजिए, यहाँ पर यह इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे किसको हमने क्या माना हुआ है, तो यहाँ पर होता है फार्मूला यही है, तो यहाँ पे x2 ऋण x1, तो x2 यही है और x1 यही है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ऋण x1 का वैल्यू आपको 4 दे दिया गया है, इसका वर्ग प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू ऋण 1 है और y1 का वैल्यू 5 है, इसका वर्ग। BD बराबर यहाँ पर हो गया करणी में, दोनों पद ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा, ऋण 6 का वर्ग, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा ऋण 6 का वर्ग। यहाँ पे BD बराबर 6 का वर्ग कर देंगे तो 36, यहाँ पर भी 6 का वर्ग कर देंगे तो आपको 36 से प्राप्त होगा। यहाँ पे करणी में आपको 72 प्राप्त हो रहा है, और इसका वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे 36 यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो 6 ज्ञात हो जाएगा, और 1 + 1 यहाँ पे 2 करणी में रह जाएगा। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया, जो विकर्ण BD है इसका हमने लंबाई ज्ञात कर लिया, 6 करणी में 2। अब ज्ञात कर लेते हैं, अब सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल करते हैं। विकर्ण है क्या यहाँ पर AC गुणते BD बराबर 1/2 गुणते AC का वैल्यू हमने ज्ञात किया, 4 करणी में 2 हमें प्राप्त हुआ था, और BD विकर्ण का वैल्यू हमने ज्ञात किया था 6 करणी में 2 ज्ञात हुआ था। अब यहाँ पे 4 जो है यह हर से विभाजित है, 2 दूना 4, यह 2 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 में हमने 2 से भाग दे दिया, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर करणी में 2 है, यहाँ पर करणी में 2 है, अभी 6 बचा हुआ है, 6 को भी हमने लिख दिया, ठीक है। करणी में 2 का करणी में 2 गुणा कर देंगे, मतलब इनका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, आपको 2 ही प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, 4 छका यहाँ पे 24 मिला। अब जो भी मात्रक रहे वर्ग इकाई हम लोग लिख देते हैं, 24 वर्ग इकाई हमने लिख दिया। मात्रक जो भी रहता उसका सिंपल स्क्वायर हो जाता है, यदि मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहता सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है तो वर्ग इकाई हमने लिख दिया, है ना। इस प्रश्नावली में कुल 10 ही प्रश्न थे, 200 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।